हेलो दोस्तों, अंबेडकर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम कैप्सूल के 5वें सेशन में जो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स, जो कि लगभग सभी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर ये सभी ट्रेड में अक्सर ये पूछे जाने वाला प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए समय को न गवाते हुए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बता दिए हैं कि इसका टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स से है। आते हैं, इसमें जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपका पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टील रूल इज अ स्टील रूल एक प्रकार का क्या है। तो आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये एक प्रकार का मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल गलत, ये जो स्टील रूल एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। ये सूक्ष्म मापी यंत्र नहीं है। आपका सी ऑप्शन बोल रहा है कि ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जी नहीं, ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपका जो डी ऑप्शन बोला जा रहा है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ये जो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्टील रूल एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत डायरेक्ट इसको रीडिंग लिया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग अ कंपोनेंट। किसी घटक को मापते समय क्या निर्धारित किया जाता है। यदि जब किसी घटक को, ऑब्जेक्ट को माप रहे हैं तो हमारा उस समय एक्चुअल साइज को वो दिखाता है, जो कि ऑप्शन बी में मैच करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है स्टील रूल इज मेड ऑफ। स्टील रूल किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है कि जिंक का बना होता है कि स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन। तो हमारा जो स्टील रूल है, स्टील रूल को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किसी सतह की समतलता, फ्लैटनेस, वर्गाकारता या स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है, जिससे हम लोग फ्लैटनेस को भी मेजर करते हैं और स्क्वायरनेस को भी मेजर करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ए ट्राई स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इन निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष माप उपकरण है। अप्रत्यक्ष माप उपकरण का मतलब ये है कि एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, किसी और की उपकरण की सहायता से वो रीडिंग बताता है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आते हैं ऑप्शन में, ढूंढते हैं कि वो कौन सा है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला में बोला जा रहा है ऑप्शन ए में इनसाइड कैलिपर। तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो इनसाइड कैलिपर होता है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनसाइड कैलिपर से आप मेजरमेंट को लेकर और स्टील रूल पर उसको चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल रीडिंग है वो कितना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें राइट आंसर ए में ही मैच कर गया आपका, इसलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट इज। एसआई इकाइयों के अनुसार लंबाई की आधार की इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की जो इकाई होता है वो मीटर होता है। हमारा राइट आंसर डी में मैच कर रहा है, मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है विच इज नॉट यूज और ट्राई स्क्वायर। इनमें से कौन सा ट्राई स्क्वायर का उपयोग नहीं है। ट्राई स्क्वायर इसका उपयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है कि मेजरिंग राइट एंगल, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्राई स्क्वायर मेजर नहीं करता है, वो चेकिंग एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन बी में बोला जा रहा है चेकिंग स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस की चेकिंग करता है, ये बिल्कुल सही है। मार्किंग अ स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री अगेंस्ट एज, एज के अगेंस्ट में 90 डिग्री पर यदि सीधी रेखाएं खींचनी होती है, वहाँ पर ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, ये भी इसका उपयोगिता में है। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं, डी की ओर। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है सेटिंग वर्कपीस एट 90 डिग्री। वर्कपीस को यदि हम लोग 90 डिग्री में सेट करने के लिए ट्राई स्क्वायर की सहायता लिया जाता है, तो ये भी आपका ट्राई स्क्वायर का यूज है। आपका जो राइट आंसर हो गया, आपका जो ट्राई स्क्वायर का यूज में नहीं आने वाला है वो मेजरिंग राइट एंगल, राइट एंगल को मेजर नहीं करता है जब, बल्कि वो चेक करता है, इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। पिछले क्वेश्चन में था इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, अब इसमें पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कौन सा है। तो वैसा मेजरिंग टूल्स जिसको किसी और उपकरण की सहायता से मेजर नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट स्वयं मेजर कर देता है, वो कहलाता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्राई स्क्वायर अभी हाल ही में पढ़े कि ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं है, ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत है। स्टील रूल, स्टील रूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है द मिनिमम मेजरमेंट कैन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ अ स्टील रूल इज। न्यूनतम माप, वह न्यूनतम माप जो स्टील रूल की सहायता से पढ़ा जा सकता है, वह कौन सा माप है। तो स्टील रूल की सहायता से मिनिमम हम लोग 0.5 mm, मतलब आधा mm 1/2 mm तक रीडिंग को पढ़ सकते हैं, जो हमारा राइट ऑप्शन डी मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक अप एन एंगल ऑफ। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसी त्रुटि की जांच करने के लिए किया जाता है, वो कितना डिग्री के लिए मेजर करता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग 90 डिग्री को चेक करने के लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए नहीं, सॉरी, ये 90 डिग्री को वो चेक करता है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है इन अ मीट्रिक माइक्रोमीटर अ कंपोनेंट रिवॉल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस्ड। मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल अग्रिम की एक पूरी क्रांतिक, मतलब एक थिम्बल डिवीजन पूरा मूव करेगा तो वो कितना mm आगे की ओर बढ़ेगा। तो थिम्बल डिवीजन का जो एक रोटेशन करने में पूरा 0.5 mm वो मूव करता है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला जा रहा है कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक, मतलब लिस्ट काउंट, सबसे कम से कम वो कितना रीडिंग कर सकता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 5 मिनट होता है। यहाँ पर 5 मिनट को इस तरह से दर्शाया जाता है। चलिए, वहीं 1 मिनट के एक रोसी में साइन बार माप करता है। साइन बार का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 मिनट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर इज। मीट्रिक माइक्रोमीटर की अल्पतम गणना कितना है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का आपका लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है
एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। बाहरी माइक्रोमीटर माने आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, तो सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऋणात्मक रीडिंग जब भी होगा, जितना भी ऋणात्मक रीडिंग होगा उसको एक्चुअल रीडिंग में जोड़ना पड़ता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, जो कि हमारा ऑप्शन एक में ही मैच कर जा रहा है। वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक रीडिंग को, त्रुटि को जोड़ना पड़ता है, तब हमारा सही रीडिंग प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर जा रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ अ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। 50 से 75 mm बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या होगा? तो जब भी 50 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो शून्य पाठ्यांक उस माइक्रोमीटर के लिए 50 mm ही होगा। हमारा राइट आंसर डी जो मैच कर रहा है 50 mm सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कंसेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बाहरी व्यास के संकेंद्रता की जांच करने के लिए किया जाता है? आते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है वर्नियर कैलिपर। जी नहीं, ये कंसेंट्रिसिटी को नहीं चेक करेगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। जी नहीं, ये डायमीटर को चेक करेगा, ये भी नहीं होगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके द्वारा कंसेंट्रिसिटी को चेक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है 17 में, द मिनिमम मेजरमेंट डेट कैन बी करेक्टली रीड विथ अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। वह न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर से सही ढंग से पढ़ा जा सकता है कहलाता है। या हमको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट मतलब कम से कम वो माप पढ़ सकता है, अच्छे तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल विथ अ पिच ऑफ। मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसकी पिच होती है, जिसकी पिच 0.5 mm होती है। ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स। माइक्रोमीटर में शून्य एरर, जीरो एरर का मतलब क्या होता है? तो जीरो एरर का हमारा मतलब जो होता है, जो जीरो एरर का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट को एनविल और स्पिंडल के बीच में जब मैच किया जाता है तो थिम्बल का जो जीरो लाइन होता है वो स्लीव के मेल लाइन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, ऊपर या नीचे रह जाता है, जिसके कारण माइक्रोमीटर में एरर आ जाता है। इसी को जीरो एरर बोला जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देयर इज नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड एनविल। स्पिंडल और एनविल के बीच में जो नगण्य अंतर होता है उसे जीरो एरर बोलेंगे? जी नहीं, ये गड़बड़ है। माइक्रोमीटर इज ट्रू, माइक्रोमीटर सत्य है, तो जब एरर कैसे आएगा? ये भी गड़बड़ है, ये भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। आते हैं ऑप्शन नंबर सी, बोला जा रहा है जीरो मार्क ऑन द थिम्बल इज नॉट विजुअल। थिम्बल पर शून्य चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा तब होगा जीरो एरर। बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है, जीरो ऑन थिम्बल एंड डेटम लाइन ऑन स्लीव डू नॉट कोसाइन व्हेन मेजरिंग फेस आर इन कॉन्टेक्ट।
मापने वाली चेहरा के संपर्क में होने पर थिम्बल पर शून्य और स्लीव, जिसको आस्तीन यहाँ बोला जा रहा है, स्लीव पर डेटम लाइन से मेल नहीं खाता है, इसी अवस्था में 0 एरर होता है माइक्रोमीटर में। तो हमारा राइट आंसर डी मैच कर गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू। माइक्रोमीटर में लॉक नट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? आते हैं ऑप्शन की ओर। लॉक नट कंट्रोल द मोमेंट ऑफ स्पिंडल धुरी की गति को नियंत्रित करने में। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर वर्कपीस। इसे वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, लॉक नट का प्रयोग हम लोग रीडिंग को लॉक करने के लिए वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा माइक्रोमीटर जो होता है वो नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन 22 की ओर चल रहे हैं। 22 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली एंगल ऑफ टेपर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग टेपर कोण को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है? आते हैं, जब टेपर को सटीक रूप से मापा जाता है तो कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे? पहले आते हैं बेबल गेज। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है बेबल प्रोटेक्टर। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। और डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है आपका टेपर गेज। बिल्कुल नहीं, ये टेपर गेज तो बिल्कुल नहीं होगा। बेबल गेज से भी अच्छा तरीका से आपको ये वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से मेजर किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 23 की ओर। 23 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का? तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है, टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द प्लंजर ऑफ अ डायल टेस्ट इंडिकेटर टू द रोटरी मोशन ऑफ द पॉइंटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर के रैखिक गति को पॉइंटर के घूर्णी गति में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है, किस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है? तो ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर में रैक और पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। रैचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प टू। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप मदद करता है किस कार्य के लिए जी? तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कंट्रोल द प्रेशर। बिल्कुल सही है, ये रैचेट स्टॉप का उपयोग प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का क्या फार्मूला है या किसके बराबर हो जाता है? तो वर्नियर कैलिपर निकालने का फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन का एक वैल्यू माइनस में करेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन का एक वैल्यू, तो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकल जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में बोला जा रहा है,
A micrometer has a positive error of 0.02 mm. What is the correct reading when micrometer measure 25.41 mm? एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की धनात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या होगा? यदि जितना नेगेटिव एरर होता है तो एक्चुअल मान में हम लोग को उतना ही ऐड कर दिया जाता है, तभी जो है ट्रू वैल्यू दिखाएगा, ट्रू मेजरमेंट दिखाएगा। तो हमारा अभी एक्चुअल रीडिंग दिखा रहा है 25.41, तो हमको एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा नेगेटिव एरर कितना है जी? 0.02 है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? ऐड करने के बाद जो हमारा ऑप्शन में मैच करेगा 25.43, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है अ माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm. व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 40.53 mm? एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। जब हम माइक्रोमीटर की रीडिंग 40.53 mm मेजर करता है तो सही रीडिंग क्या होगा? अभी जस्ट इससे ऊपर में ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ऋणात्मक त्रुटि दिया गया है तो इसको जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा, रीडिंग प्राप्त होगा, वो ट्रू वैल्यू प्राप्त होगा। यहाँ 40.53 है, जिसमें नेगेटिव एरर आपको दिया हुआ है 0.03। इसको ऐड करने के बाद 40.56 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में ये मैच कर जा रहा है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है जीरो एरर ऑफ अ 50 to 75 mm outside micrometer can be checked with तो 50 से 75 mm बाहरी माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि की जांच की जा सकती है किसके द्वारा? तो 50 से 75 वाले माइक्रोमीटर की जो जीरो एरर है उसको टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट पीस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीव ऑफ अ माइक्रोमीटर ऑफ अ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर इज। मीट्रिक बाहर माइक्रोमीटर की स्लीव पर सबसे छोटे विभाजन का मान कितना होता है? तो सबसे छोटे विभाजन का मान जो होता है 0.5 mm होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन में ये 0.5 mm प्राप्त हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन बैरल एज ऑफ बेबल एज ऑफ द थिम्बल ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर एज। मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेबल किनारों पर एक विभाजन का मान क्या होता है? सीधे सीधे तौर पर हमसे पूछा जा रहा है कि थिम्बल डिवीजन के एक वैल्यू का मान कितना होता है। तो जो थिम्बल डिवीजन के एक वैल्यू का मान होता है वही हमारा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर जा रहा है हमारा 0.01 mm। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल डिवीजन ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन
When the measuring face of the micrometer are in contact, the error is, यदि बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे है, जब माइक्रोमीटर को मापने का फेज संपर्क में होता है तो त्रुटि कौन सी त्रुटि कहलाती है? तो ये जो नीचे हो जाता है शून्य का जो डेटम लाइन है, जो ग्रेजुएशन है, वो नीचे रह जाने पर हमारा पॉजिटिव एरर का रोल अदा करता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है, अ डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वाइड रेंज ऑफ साइज बिकॉज, गहराई वाले माइक्रोमीटर का उपयोग विभिन्न आकारों को मापने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या एक व्यवस्था किया जाता है। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं, इट इज इक्विप्ड विथ अ नंबर ऑफ एक्सटेंशन रड, इसमें अलग अलग गहराइयों को मापने के लिए में एक्सटेंशन रड जुड़ा होता है, इसी की सहायता से विभिन्न प्रकार की माप लिया जा सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल एंड स्लीव आर इन रिवर्स डायरेक्शन टू डेट आउटसाइड माइक्रोमीटर, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल स्लीव पर अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर के विपरीत दिशा में होते हैं? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की विपरीत दिशा में जो ग्रेजुएशन होता है वो डेप्थ माइक्रोमीटर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को पढ़कर हमको आंसर देना है। द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एज शो इन फिगर, फिगर में देख रहे हैं कि जो ये मेन स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल डिवीजन का ये 20 यहाँ हो गया, 25 इस पोर्शन को 25 दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर 25 है, और इसका जो वर्नियर डिवीजन आपको मैच कर रहा है 20 नंबर वाला वर्नियर डिवीजन मैच कर रहा है। तो आते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 25 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 25 हो जाएगा। प्लस में आप यहाँ देखेंगे 20 इंटू 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 25.4। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 25.4 हमारा ए ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर इज, वर्नियर बाह्य माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर लगने के बाद उसका लिस्ट काउंट जो होता है और सूक्ष्म हो जाता है, तो यहाँ 0.001 mm वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हो जाएगा। ऑप्शन सी में ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य पैमाने के विभाजन अंकन होते हैं? तो वर्नियर हाइट गेज के बीम पर जो होता है वो मेन स्केल डिवीजन होता पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है आपका, while measuring with vernier bevel protector which part is used normally as a reference surface,
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से माप करते समय सामान्यतः संदर्भ सतह के रूप में किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को यूज करते समय संदर्भ सतह के रूप में आप रेफरेंस सरफेस के तौर पर आप स्टॉक का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which part of the vernier bevel protector are the main scale division graduated? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन अंकित होते हैं? तो मुख्य स्केल विभाजन आपके डिस्क पर पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा। क्वेश्चन नंबर 38 को फिर से देख लेते हैं, जो कि बोला जा रहा है आपको while measuring with a vernier bevel protector which part is used normally as a reference surface? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से माप करते समय सामान्यतः संदर्भ सतह के रूप में मतलब रेफरेंस सरफेस के रूप में किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर स्टॉक हो गया। स्टॉक जो होता है वो रेफरेंस सरफेस प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन 39 में बोला जा रहा है कि on which part of the vernier bevel protector are the main scale division graduated? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन अंकित होता है? तो डिस्क पर मेन स्केल विभाजन अंकित होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के। अगले क्वेश्चन की ओर 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? इसमें बोला जा रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो हमारा राइट आंसर 1 डिग्री 55 मिनट पाया जाता है, जबकि यहीं पर मेन स्केल डिवीजन बोला दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका 1 डिग्री होता आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ ईच मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख्य स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? यहाँ पर बोल दिया गया मेन स्केल डिवीजन का मान। तो पहले ही चर्चा कर दिए थे कि उसका वैल्यू जो होता है 1 डिग्री होता है। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। सार्वभौमिक यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर डेप्थ गेज इज। वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होता है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एक्सटर्नल डायमेंशन को, इंटरनल डायमेंशन, स्टेप, डेप्थ और ब्लाइंड होल को। तो हमारा राइट आंसर स्टेप, डेप्थ और ब्लाइंड होल को मेजर करने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज। वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक क्या होता है? तो वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm पाया जाता है,
जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है, while laying out the vernier height gauge must be used on the laying out। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाना चाहिए सरफेस प्लेट पर, भी ब्लॉक पर, मशीन बेड पर या एनी फ्लैट सरफेस पर। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सरफेस प्लेट पर। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग जो किया जाता है वो सरफेस प्लेट पर रखकर ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक रेफरेंस सरफेस प्रदान करता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है, द साइज ऑफ अ वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय। वर्नियर हाइट गेज का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज में आपका बीम की ऊंचाई को द्वारा उसका आकार को व्यक्त किया जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, हाइट ऑफ द बीम, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है, वाइल मार्किंग विथ अ वर्नियर हाइट गेज द वर्कपीस इज जनरली। वर्नियर हाइट गेज के साथ अंकन करते समय वर्कपीस को आमतौर पर कौन सा सपोर्ट करता है? सपोर्ट बाय एन एंगल प्लेट, बिल्कुल सही। जब हम मार्किंग करते समय वर्नियर हाइट गेज की सहायता लेते हैं तो उसको जॉब को सपोर्ट करने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है, द स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द स्लीव टू अ रेंज ऑफ। सबसे छोटे अंदरूनी माइक्रोमीटर में आस्तीन पर एक सीमा तक स्नातक चिन्हित किया जाता है, जिसका मान कितना तक होता है? तो जिसका मान होता है 13 mm, 13 mm की जो सबसे छोटा माइक्रोमीटर पाया जाता है, इनसाइड माइक्रोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है, टू गेट लीस्ट काउंट ऑफ 5 मिनट in a vernier bevel protector, the 23 main scale are divided into। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मुख्य स्केल को विभाजित किया जाता है। 12 इक्वल पार्ट ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, तब जाकर वो 5 मिनट की एक्यूरेसी में लिस्ट काउंट देता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला जा रहा है, द एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एज। वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसको एक्यूट कोण या न्यून कोण बोला जाता है। ऑब्ट्यूस कोण का एंगल जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से ग्रेटर में आएगा तो अधिक कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से कम का जो कोण कहलाएगा वो न्यून कोण कहलाएगा। और डायरेक्ट जो एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा उसको समकोण कोण कहते हैं, समकोण बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी नंबर, एक्यूट एंगल। अगला नंबर क्वेश्चन 52 में बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर इज सिमिलर टू डैट। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बिल्कुल सही है। हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर मैच कर जा रहा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान सिद्धांत पर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में
एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को देखकर रीडिंग करना है और उसके बाद आंसर मैच करना है। यह एक प्रकार का माइक्रोमीटर का रीडिंग दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं स्लीव का जो रीडिंग दिया गया है, यहाँ 10 आपको मिला, 10 के बाद 11 और 12वां लाइन को वो टच कर रहा है थिम्बल वाला डिवीजन, तो मेन 12 लाइन को वो पार कर जा रहा है। तो एक का वैल्यू 12 1 mm होता है, तो 12 का वैल्यू 12 mm। अगला जो थिम्बल डिवीजन का मान देखते हैं, थिम्बल स्केल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है। तो थिम्बल स्केल डिवीजन 25 के एक नीचे वाला मैच कर रहा है जो कि 24 है। तो 24 इंटू इसका जो लिस्ट काउंट होता है, थिम्बल डिवीजन का लिस्ट काउंट जो होता है 0.01। अब आते हैं ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर डिवीजन का जो ये एरो दिया गया है, ये आपका 1 2 3 वर्नियर स्केल डिवीजन का तीसरा जो वैल्यू जो है वो मैच कर रहा है। तो हमारा राइट रीडिंग क्या हो जाएगा, 12 मेन हुआ आपका, थिम्बल स्केल डिवीजन 24 हुआ, तो 24 का आ जाएगा 0.24। तो यहाँ इसका आ जाएगा 12.24 और वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू 3 आ जा रहा है, तो 3 इंटू इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01। अब इसको ऐड करने के बाद 0.03 आ जाएगा। अब इसको टोटल को ऐड करेंगे 12.243। तो जिस ऑप्शन में 12.243 मैच करेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि 12.243 मैच कर जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला जा रहा है 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड किसके बराबर होता है। तो 1 पाउंड में कितना केजी होता है, डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 केजी पाया जाता है। यदि इसी को ग्राम में बताया जाए तो 454 ग्राम हो सकता है, हो जाएगा आपका। यहाँ पर आंसर जो दे रहा है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा 0.454 केजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला जा रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर में 0.622 माइल होता है, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला जा रहा है द प्रीफिक्स मीनिंग 10 to the power a इज वेयर a इज इक्वल टू 6। 10 के पावर a का अर्थ उपसर्ग क्या है, जहाँ पर a का वैल्यू जो है 6 है। तो जानते हैं कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, उसके बाद आ जाता है 10 के पावर 6। पहला में होता है डेका, दूसरा में डेका हेक्टा, तीसरा में किलो, चौथा में होता है मेगा। तो 10 के पावर 6 का अर्थ हो गया मेगा, जो कि ऑप्शन ये यहाँ पर मैच कर जा रहा है। हमारा राइट आंसर मेगा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला जा रहा है द प्रीफिक्स मीनिंग ऑफ 10 to the power -1। 10 के पावर -1 को डेसी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस चिन्ह को बोला जाता है माइक्रो। ऑप्शन ये गलती से सी की जगह पर एन नोट हो गया है, तो हमारा आंसर की ओर देखते हैं। ये इसको माइक्रो बोला जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का जो हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स जो था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो से बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक रास्ता मिल रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।